तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गुप्त राजवंश के बारे में। जी हाँ, प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त राजवंश की काफ़ी चर्चाएं थी और गुप्त राजवंश ने काफ़ी महानता हासिल की थी। तो चलिए शुरू करते हैं, गुप्त राजवंश के बारे में बहुत ही बारीकी से जानते हैं। गुप्त राजवंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। जी हाँ, गुप्त राजवंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। यह प्राचीन भारतीय साम्राज्य था जो लगभग 319 से लेकर 605 ईस्वी तक, जी हाँ, 319 ईस्वी से लेकर 605 ईस्वी तक यह अपने चरम पर मौजूद था। तो गुप्त राजवंश का यदि कार्यकाल का गणना करें तो लगभग 300 वर्षों तक अपने चरम स्थिति में था। उत्तर भारतीय महाद्वीप में यह अधिकांश को कवर किया था और इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि प्राचीन समय में भारतीय उपमहाद्वीप जो था उसके अधिकांश क्षेत्र पर इसकी कब्जा थी। मौर्य वंश के पतन के बाद दीर्घ काल में सम्राट हर्ष तक के भारत की राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो पाई थी। कुषाण एवं सातवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। जी हाँ, इस बीच में कुषाण एवं सातवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया था, लेकिन जो मौर्य काल में भारतीय साम्राज्य की स्थिति थी वह नहीं आ पाई थी। मौर्योत्तर काल के उपरांत तीसरी शताब्दी में 3 राजवंशों का उदय हुआ था। जी हाँ, मौर्य के बाद लगभग तीसरी शताब्दी के आसपास में भारतीय महाद्वीप में 3 राजवंशों का उदय हुआ था, जिसमें था मध्य भारत में नागशक्ति और दक्षिण में वाकाटक। जी हाँ, मध्य भारत में नागशक्ति, दक्षिण में वाकाटक तथा पूर्वी क्षेत्र में जो था वह गुप्त वंश प्रमुख था और इसी गुप्त वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को जाता है। मौर्य वंश के बाद जो राजनीतिक एकता भारतीय महाद्वीप में लाने का प्रयास कुषाण एवं सातवाहनों के द्वारा किया गया, उसका वास्तविक श्रेय गुप्त वंश को जाता है। गुप्त साम्राज्य की नींव तीसरी शताब्दी के चौथे दशक, जी हाँ, गुप्त साम्राज्य की, जैसा कि हम लोग पढ़े 305 ईस्वी, तो गुप्त साम्राज्य की नींव तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान इसका जो हुआ वह चौथी शताब्दी के शुरुआत में हुआ था, जैसा कि 305 ईस्वी हम लोग जानते हैं। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। जी हाँ, गुप्त वंश जहाँ राज्य करते थे, अपनी शासन सत्ता चलाते थे, उनको अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो वह आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार का प्रांत प्रमुखता से गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं गुप्त वंश की उत्पत्ति के बारे में, और इस वंश के बारे में हम लोग जानेंगे बहुत ही बारीकी से कि गुप्त वंश की उत्पत्ति कैसी हुई। दोस्तों हमने प्रयास किया है इस टॉपिक में कि गुप्त वंश के जो प्रमुख तथ्य हैं उसको बहुत ही बारीकी से रखा है। फिर भी यदि इसमें कहीं से कोई त्रुटि नज़र आती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से अपना विचार जरूर देंगे, ऐसी आशा है। तो गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ था वह तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। जिस प्राचीन गुप्त राजा के बारे में पता चला है वो है श्रीगुप्त। जी हाँ, गुप्त वंश के जो प्रमुख सबसे पहले राजा की चर्चाएं होती है वह है श्रीगुप्त। हालांकि प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में इसे आदि राज कहकर संबोधित किया गया है, लेकिन प्रभावती गुप्त जो था उन्होंने एक पूना ताम्रपत्र लिखा था अभिलेख, जिसमें इन्हें आदि राज कह करके संबोधित किया गया है। श्रीगुप्त ने गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था। श्रीगुप्त ने गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था, जिसका उल्लेख चीनी यात्री इत्सिंग ने 500 वर्षों के बाद 671 से सन 695 के बीच में किया था। चीनी यात्री इत्सिंग ने भी
इसकी चर्चा की थी कि श्री गुप्त ने चीनी यात्रियों के लिए मंदिर बनवाया था। पुराणों में कहा गया है कि आरंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य, जी हाँ, पुराण जो वेद पुराण है उसमें भी इसकी चर्चा है कि आरंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य गंगा, द्रोणी, प्रयाग, साकेत जो कि अभी वर्तमान में अयोध्या है, तथा मगध तक फैला हुआ था। प्रारंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य गंगा, द्रोणी, प्रयाग, साकेत जो वर्तमान में अभी अयोध्या है तथा मगध में फैला हुआ था। श्री गुप्त के समय में महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी। श्री गुप्त के समय में महाराजा की उपाधि सामंतों को, जी हाँ, यहाँ याद रखना है, महाराजा किसको कहा जाता था उस समय में, तो सामंत को कहा जाता था। इस प्रकार से कहा जाए तो श्री गुप्त किसी के अधीन शासक था, वह स्वतंत्र शासक नहीं था, क्योंकि महाराजा किसको कहा जाता था, तो सामंत को कहा जाता था। प्रसिद्ध इतिहासकार केपी जायसवाल के अनुसार श्री गुप्त भारशिवों, जी हाँ, याद रखें कि भारशिवों के अधीन छोटे से राज्य प्रयाग का शासक था। कहाँ का शासक था श्री गुप्त, तो प्रयाग का शासक था, जो किसका समान था, तो भारशिवों साम्राज्य का सामंत था। चीनी यात्री इत सिंह के अनुसार मगध के मृग सिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। चीनी यात्री इत सिंह ने बताया कि मगध के मृग सिखावन में एक मंदिर का निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। उसके बाद है घटोत्कच, जो कि श्री गुप्त का पुत्र था। अब हम लोग घटोत्कच के बारे में जानेंगे। श्री गुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठा। घटोत्कच कौन था, तो श्री गुप्त का पुत्र था। इन्होंने 280 से 320 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासक रहा। 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक ये गुप्त साम्राज्य का शासक रहा। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की। तो इससे पता चलता है कि ये भी निश्चित रूप से किसी का क्या था, तो ये भी किसी का सामंत था। प्रभावती गुप्त ने पूना एवं रिद्धपुर त्रामपत्र आलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा कहा है। वैसे इन्हें पूना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र के अभिलेखों के अनुसार गुप्त वंश का प्रथम राजा कहा गया है। इसका राज्य संभवतः मगध के आसपास तक ही सीमित था। आइए इसके बारे में देखते हैं आगे, इस वंश के बारे में। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। जी हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने सन 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने पिता घटोत्कच के बाद राजा बना। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में राजा बना। चंद्रगुप्त वंशावली में प्रथम स्वतंत्र शासक था। जी हाँ, ये पहला स्वतंत्र शासक था। इसने महाराजाधिराज, जी हाँ, यहाँ ये कॉमन बात है, इससे पहले जो था वह महाराजा की उपाधि धारण किया। इसने स्वतंत्र शासक होने का प्रमाण दिया और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। बाद में लिच्छवी को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इसका शासनकाल 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक था। उसके बाद है पुराणों तथा हरिसेन लिखित प्रयाग प्रशस्ति से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के विषय में जानकारी मिलती है। पुराण जो किताब है हिंदू शास्त्र में, उसके अनुसार से, तथा हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछ दिया जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह है हरिसेन के द्वारा। और यह किसके समय में था, तो चंद्रगुप्त प्रथम के समय में था। चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार के विषय में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी के सहयोग और समर्थन पाने के लिए, जी हाँ, चंद्रगुप्त ने लिच्छवी के सहयोग और समर्थन पाने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। लिच्छवी का सहयोग पाने के लिए इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। स्मिथ के अनुसार इस वैवाहिक संबंध के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों का राज्य प्राप्त कर लिया तथा मगध एवं उसके समावर्ती क्षेत्र में आ गया।
कुमार देवी के साथ विवाह संबंध करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त किया। जी, चंद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए उसमें चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चित्र अंकित होते थे, और इन्होंने जो सिक्के चलाए अपने शासनकाल में तो उसमें चंद्रगुप्त और इनकी पत्नी कुमार देवी के चित्र अंकित होते थे। लिच्छवियों के दूसरे राज्य नेपाल के राज्य को उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने मिलाया, और लिच्छवी के जो दूसरे राज्य जो नेपाल के आसपास था उसको चंद्रगुप्त का पुत्र जो समुद्रगुप्त था उन्होंने मिलाया। उसके बाद हेमचंद्र राय के अनुसार अपने महान पूर्ववर्ती शासक बिंबिसार की भांति चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने विवाह की स्मृति में राजा रानी प्रकार के सिक्कों का चलन करवाया। ये महत्वपूर्ण है कि स्मृति में राजा रानी प्रकार के जो सिक्के थे उसका चलन करवाया। इस प्रकार स्पष्ट है कि लिच्छवियों के साथ संबंध स्थापित कर चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्य को राजनैतिक दृष्टि से सुदृढ़ और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना दिया। और इस प्रकार से लिच्छवियों के साथ जो चंद्रगुप्त प्रथम ने संबंध स्थापित किया, इससे वहाँ की राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि काफी समृद्ध हो गया। राय चौधरी के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशाम्बी तथा कौशल के महाराजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। कहाँ के राजाओं को? तो कौशाम्बी तथा कौशल के महाराजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिलाया तथा साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की। जी हाँ, चंद्रगुप्त की प्रथम की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त की थी। जी हाँ, महाराजाधिराज जो हुआ करता था उस समय में वह स्वतंत्र शासक हुआ करता था। तो दोस्तों, कैसा लगा यह टॉपिक? यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।